वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं बेटा। जैसे कल हमने आपको क्या पढ़ाया था, याद करिए, रेट लॉ पढ़ाया, वो सॉरी रेट लॉ नहीं, रेट ऑफ द रिएक्शंस को हमने आपको बताया। अब रेट ऑफ द रिएक्शंस हमने बताइए, कल वाले काम आपके सामने है। तो हमने आपने देखा इसमें हमने रेट को एक्सप्रेस किया ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर हमने रेट को एक्सप्रेस किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है बेटा, और रेट का एक्सप्रेशन क्या है, देखिए अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में देखें तो क्या, सॉरी रिएक्टेंट की टर्म में हमारा जो है बेटा वो क्या है, डेल्टा सी। एक हमने कल मेन एक डिफरेंस बताया था कि डेल्टा और डी कब लगाते हैं, जब हम इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है इसलिए। और जब बेटा हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब मेजरेबल डिफरेंस होता है तब वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एक एवरेज और मेजरेबल होता है, तो हम डेल्टा कहते हैं। तो आज हमारा पॉइंट इसी पर है कि बेटा देखिए इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट हम क्या करेंगे, क्योंकि अब देखो मॉडरेट रिएक्शंस हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो रही हैं, तो हम इस चैप्टर में मोस्टली जो काउंटिंग करेंगे बेटा किसके करेंगे, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शंस की करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही निकालोगे। क्लियर है पॉइंट, कहीं ना कहीं इंस्टेंट की भी जरूरत आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तो जब हमारे पास पर्टिकुलर टाइम पे बोले कि 15 मिनट पर क्या रेट है बेटा, तो वो इंस्टेंट हो गया, और वो कहे 5th और 10th मिनट के बीच में क्या रेट है ना, तो रिएक्शन में तो वो आपका एवरेज हो गया। सिंपल सा पॉइंट, क्लियर है। चलो बेटा अब देखो हम किस तरीके से रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा टर्म आया, तो कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है तो हम उसको रेट एक्सप्रेशन कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखना थोड़ा बेटा। तो अब हमारे इसका कोई यूज नहीं है, मतलब जो अब देखो रेट एक्सप्रेशन में क्या होता है, हमारे पास सिंपल सी चीज, जैसे हमारा टॉपिक है क्या, एक्सप्रेशन ऑफ द रेट, ठीक है ना, जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसमें कोई इक्वेशन लेते हैं जैसे, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं बेटा कि आपका स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ, यानी जनरल एक्सप्रेशन है, इसको हम ये भी कह सकते हैं और करके बेटा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टोइकियोमेट्री, मतलब किसी भी रिएक्शन के रेट को आपको डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ द स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री देखो क्या होता है, प्लस वन में बच्चों आपको पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है स्टोइकियोमेट्री के बारे में, कोई भी रिएक्शंस के जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आपने रिएक्टेंट्स के लिए और कितने प्रोडक्ट बने, कितने टाइम में बने, तो जो क्वांटिटी है बेटा, क्वांटिटी बेस्ड जो हमारी कैलकुलेशन होती है, एक तो होता है N2 को H2 के साथ मिलाया और अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना, कि किसको मिलाया क्या बना, ठीक है, कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आया क्या बना, दैट इज क्वालिटेटिव। हमने रिएक्टेंट कितने लिए, कितना प्रोडक्ट बना, क्या बचा, दैट, ये जो क्वांटिटी की कैलकुलेशन होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये 11th के फर्स्ट चैप्टर में रहता है बेटा। तो अब देखो हमारे पास वही चीजें हैं, तो आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मान लीजिए M1A प्लस M2V इक्वल टू आपके पास क्या बना बेटा, M3C प्लस आपके पास M4D। तो ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है बेटा M1 M2 की टर्म में, ठीक है नहीं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, चलो एक चेंज करके यहाँ इतना कर सकते हैं कि आप रिएक्टेंट को M की टर्म में ले लो और प्रोडक्ट को N की टर्म में ले लो। हम ये भी कर सकते हैं, एक थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आपको बता, ए अब देखो यहाँ पर क्या है आपके सामने, A एंड B आर द रिएक्टेंट्स, ये क्या है हमारे रिएक्टेंट्स है बेटा, C एंड D क्या है, आर द प्रोडक्ट्स, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, और ये स्मॉल m एंड स्मॉल M2 और M1 क्या है, मैं अगर इंडिविजुअली बताऊं तो हम M1 इज द मोल्स, और मोल्स में क्या लेते हैं बेटा हम, कंसंट्रेशन, समझ में आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
ए। आ गया पॉइंट समझ में? ये इसके मोल्स हैं, मतलब m1 मोल्स हमने ए के लिए, m2 मोल्स बी के लिए, जिससे जब इन दोनों ने रिएक्शंस करी बेटा, रिएक्शन करने के बाद n1 मोल सी के बने और n2 मोल डी के बने। तो आप ऐसे कर सकते हो m2 बराबर क्या है, मोल्स या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, और n1 क्या है बेटा आपके पास, मोल्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास रिएक्टेंट नहीं है, हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ए, सॉरी प्रोडक्ट सी। क्लियर है पॉइंट? और इसी तरीके से जो n2 है दैट इज द मोल्स या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। तो ये आपको क्लियर हुआ? मतलब कहने का हमारे पास m1 मोल्स ए के लिए हमने m2 मोल्स बी के लिए इनको आपस में रिएक्शन कराया, देन n1 मोल्स सी के बने, सी एक प्रोडक्ट है और डी एक प्रोडक्ट है, n2 उसके बने। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन आई। अब हमें इसमें देखना है, रेट को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो इस तरीके से, आप अगर वैसे समझना चाहो, n2 + 3s2 = क्या होता है आपका 2ns3 होता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 मोल, क्योंकि आप इससे आसानी से समझ जाओगे। तो इसके बेसिस पे बस जनरल बना रहे हैं हम, इस पे बोला भी ना जनरल एक्सप्रेशन, इसलिए हमने कोई एग्जांपल नहीं दिया, हमने एक जनरल टर्म में बताई, ABCD और m1 m2 की टर्म में बताई बेटा। तो हमारे पास है, हम इसके लिए क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ n2 मॉलिक्यूल्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रिपेयर करते हैं। आगे बढ़े तो अमोनिया बनाने के लिए हमें कम से कम 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। क्लियर है पॉइंट? अगर हमें मान लो 6 मोल यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ, तो देखो चाहे इसके बेसिस पे आप बताओ, मान लो आपने एक बॉक्स में कुछ n2 लिया है ना, और एक बॉक्स, उसी बॉक्स में कुछ हाइड्रोजन लिया है, दोनों मिलकर अमोनिया हुआ, और वो कह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का यूज में आ गया। इसका मतलब क्या है, n2 तभी कंप्लीटली यूज में आएगा ना जब उसको 3 हाइड्रोजन मिलेंगे, तभी तो बेटा 2 अमोनिया बनेंगे। तो हम रिएक्शन का रेट हम इसके टर्म पे, इसके बेसिस पर भी बता सकते हैं, हम रिएक्शन का रेट इसके बेसिस पर भी बता सकते हैं, और हम रिएक्शन का रेट इसके बेसिस पर भी बता सकते हैं। मान लो हम कहें इस रिएक्शन में 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रिपेयर हुआ, तो 2 मोल तो तभी बनेगा बेटा जब वो 3 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा। क्या पॉइंट समझ में? तो इसके बेसिस पर हम ये भी बता सकते हैं ना कि भाई 2 मोल अमोनिया बनी, इसका मतलब क्या है। तो हमने अमोनिया के बेसिस पर रेट बता रहे हैं कि मान लो 5 मिनट में 2 मोल अमोनिया बन गए, तो इसका मतलब 5 मिनट में 2 मोल अमोनिया तो तभी बनेगा बेटा जब उसी 5 मिनट में 3 मोल हाइड्रोजन के बिल्कुल खत्म हो गए होंगे और 1 मोल इसके। अब मैं इसको उठा लूं कि हम तो रिएक्शन का रेट तो पूरी इक्वेशन का बताया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन किसी एक के बेसिस पर हम पूरी रिएक्शन का बता सकते हैं। हम आप बताओ 5 मिनट में अगर नाइट्रोजन का 1 मोल खर्च हुआ, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये पूरी तरह खत्म तो तभी होगा जब उसको उसके इक्वल, मतलब जितनी जरूरत है उतने हाइड्रोजन मिलेंगे। तो हम कहें कि 5 मिनट में 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हो गया, तो इसके बेसिस पर हम ये नहीं बता सकते कि जब ये खर्च हुआ होगा 1 मोल तो उसके 2 अमोनिया बनेंगे हुए होंगे और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन खर्च हुए होंगे। आ गया? तो ये अंडरस्टूड हो गया बेटा, नहीं हो गया? पॉइंट आ गया समझ में आपको? क्लियर है पॉइंट? तो ये बेटा एक चीज है। तो हम किसी एक के बेसिस पर भी, है ना, हम पूरी रिएक्शन के रेट को बता सकते हैं। हम इसके बेसिस पर भी पूरी रिएक्शन का जो रेट बताया जाएगा वो बताया तो पूरे का जाएगा, लेकिन किसके बेसिस पर, किसी एक के बेसिस पर। हम इंडिविजुअली सबके बेसिस पर बता सकते हैं। देखो अब मैं इसको एक्सप्रेस करूं, है ना, तो मैं आपके सामने करता हूं, ध्यान से देखना आप कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर पॉइंट ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ए, है ना, और रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट ए। क्लियर पॉइंट? तो देखो कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, वो आपका क्या बनेगा, वो ध्यान से देखना। रेट हमने याद करो एक जनरल इक्वेशन जो थी बेटा, ए अगर होता है बी में कन्वर्ट तो हम क्या करते हैं, माइनस में, रिएक्टेंट है तो माइनस में करते हैं, आर बराबर क्या करते हैं याद करो, माइनस डेल्टा ए का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट के बेसिस पर हम क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट प्लस में होता है डेल्टा बी का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी, यही करते हैं। तो अब आप ही बताओ यहाँ पे ए हमारा रिएक्टेंट, तो इसके बेसिस पे भी रिएक्टेंट है तो माइनस क्योंकि वो घट रहा होगी कंसंट्रेशन। फिर ए का हमने एक्टिव मास लिया तो चेंज आया तो डेल्टा लिया। क्लियर है पॉइंट? अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा टी। ये हो गया बेटा। अगर मैं इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, ये तो ए के बेसिस पर था, अब मैं ये बात बी की बेसिस पे करूं बेटा, तो ये देखो क्या बन जाएगी आपके पास, R इक्वल टू माइनस डेल्टा बी का एक्टिव मास अपॉन क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा टी। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे पॉइंट समझ में? तो अब देखो यहाँ पर एक दिक्कत क्या आती है कि अब हमारे पास इसके m यूज में आएंगे,
क्लियर पॉइंट। और इसके M2 को M1 यूज में आए, इसके M2 यूज में आए, तो ये भी तो कहीं ना कहीं इस चीज पे, तो हमने देखो दोनों तरफ 1 1 है, तो कोई इश्यू नहीं हो रहा। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर देखो ये क्वांटिटी अलग यूज, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, एंड 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो देखो इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल के बराबर है ना, तो हम इसको बराबर कैसे रख सकते हैं भाई, N2 का 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते टाइम इक्विवेलेंट है कितने, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए इक्विवेलेंट का हो गया कि नाइट्रोजन का 1 खर्च होगा तो हाइड्रोजन के 3 खर्च होंगे, तभी तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। तो इसकी वैल्यू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू बराबर होगी फॉर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया फॉर्मेशन। लेकिन अगर वैसे क्वांटिटी में देखो तो ये हाइड्रोजन इसके 3 गुने हैं, और मुझे अगर इसके इक्वल रखने हैं तो मैं क्या करूं, इनको बराबर करने के लिए इसको 1/3 कर दूंगा। अगर मैं इसको 1/3 कर दूं हाइड्रोजन के बेटा, तब हम मैं कह सकता हूं ये एक दूसरे के बराबर हो गए। देखो अभी बराबर नहीं है, अभी क्या है, अमोनिया बनाने के लिए, ये समझने वाला पॉइंट है, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए 1 नाइट्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए, तभी बनेगा। तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अगर नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या अमोनिया बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो मिनिमम 3 चाहिए थी, दोनों की इक्वल वैल्यू होगी बराबर। जैसे मान लो 10 ग्राम गोल्ड और उसकी कॉस्ट 50,000 रुपीज है, तो दोनों की मनी के टर्म में तो वैल्यू बराबर है, वैसे दोनों अलग अलग चीज है। तो ऐसे ही अमोनिया फॉर्मेशन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल की वैल्यू इक्वल होगी, इसको इक्विवेलेंट लिखा मैंने चाहिए। लेकिन अगर हमें बराबर करना है तो मैं इसको क्या करूं, बराबर का मतलब होता है जैसे 2 = 2, तो मैथमेटिक्स में करते हैं बेटा, जैसे कोई चीज 2 गुनी होती है तो या तो उसको 1/2 कर दो या दूसरे वाले को 2 गुना कर दो। आगे समझ में, वही काम मैंने किया, मैं इसको 1/3 कर देता हूँ, वही काम बेटा यहाँ भी होता है। अब देखो ये क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी पहले 1/3 की टर्म में अभी नहीं थी, तो यहाँ भी यही होता है कि जब हम बेटा किसी की टर्म में, जैसे ए की टर्म में, ए रिएक्टेंट की टर्म में बेटा हमें क्या बताना है, रेट बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए इसके बेसिस पे समझना बहुत आसान है बेटा। तो भी समझ में है कि 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, इक्वल वैल्यू रखते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस। लेकिन अगर हमें एक मॉलिक्यूल को बराबर, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वाइज बराबर करना हो, तो ये इसका 3 गुना है, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूं। मैंने यहाँ 3 डंडे लगाए, देख रहे हो क्या हुआ है, मतलब ये इक्विवेलेंट इक्वल वैल्यू है ना। यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट से मतलब है बेटा हमें, और यहाँ क्या है, इसमें ऐसे करेंगे, इसको हमने 1/3 कर दिया। तो कोई चीज 3 गुनी होती है तो उसको आप क्या कर दोगे, 2 गुनी है तो 1/2 कर दो, वही काम। तो यहाँ पे बेटा जब रेट एक्सप्रेस करते हैं तो हमने देखा, अब आपने देखा इसके आगे 3 है तो पहले 1/3 आ गया, फिर एक्टिव मास है, तो वही वाली चीज बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जैसे रेट बताना है ए की टर्म में, तो अभी तक तो हम ये सीख के आए थे कि डेल्टा ए का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अब आगे इसके आगे जो मोल्स होते हैं, मतलब जो कोफिशिएंट होता है बेटा, वो इसके आगे क्या आ जाएगा, है ना, डिवाइड में। ये आगे समझ में। ऐसे बेटे जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस, तो रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट क्या है बी, तो बी का एक्टिव मास अपॉन में क्या हो गया डेल्टा टी, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/m2। आगे समझ में बेटा। ऐसे देखो अगर मैं प्रोडक्ट का बनाऊं तो देखो प्रोडक्ट का क्या बनेगा, मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा सी के बेसिस पर देखें तो बेटा हमारे पास रेट इक्वल टू प्रोडक्ट तो प्लस इसकी आगे जो क्वांटिटी है तो 1/n1 इनटू आपके पास डेल्टा सी का एक्टिव मास अपॉन क्या बन गया बेटा, डेल्टा टी। ऐसे ही रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, प्रोडक्ट क्या डी, तो डी के बेसिस पे क्या बनेगा, R = प्लस 1/n2, है ना, डेल्टा डी का एक्टिव मास अपॉन बेटा क्या बन गया, डेल्टा टी। इतनी चीज समझ में आई। बस आज आपने एक नई बात सीखी, अगर हमें बेटा किसी रिएक्शन का रेट बताना है तो हम उस रिएक्शन का रेट बताते हैं, एक्सप्रेस करना है, तो वही सेम चीज थी, बस आगे जो कोफिशिएंट होता है, मतलब किसी भी रिएक्टेंट के जो मोल्स होते हैं वो नीचे 1/2 में आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो अभी मैंने करके आपको समझा दिया। बस बाकी सारी चीज रिएक्टेंट में तो माइनस लगाया पहले, डेल्टा ए का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी, और जो आगे कोफिशिएंट है वो नीचे, तो ऐसे कर दिया। अब देखो ये जो हमने रेट बताया ये ए का रेट नहीं है, हाँ, ए जिस तरीके से घट रहा है उसी हिसाब से तो ये घटेगा, और उस हिसाब से ये बनेगा, उस हिसाब से ये बढ़ेगा। तो हमने बताया ए की टर्म में है, ए के बेसिस पर, लेकिन ये रेट किसका है, पूरी रिएक्शन का। देखो रेट ऑफ द रिएक्शन, ये बात याद रखना, ये नहीं कि ए का रेट है,
ये ए के बेसिस पर हमने रिएक्टेंट ए किस हिसाब से कितने टाइम में कितना घट रहा है, जैसे मैंने बताया ना, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल घटा तो ऑब्वियस चीज है 3 हाइड्रोजन भी घटे होंगे और 2 अमोनिया बने होंगे। तो ए के बेसिस पर आप पूरी रिएक्शन का रेट बता रहे हो, तो ये पूरी रिएक्शन का रेट है किसके बेसिस पर, ए के बेसिस पर। तो चारों की वैल्यू बराबर हो गई। तो अगर मैं कहूं, मैं एक टर्म का नाम बेटा ओवरऑल है ना, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, तो ओवरऑल क्या बनेगा बेटा, है ना, मैं आर इक्वल टू क्या रख सकता हूं, पहले ए के बेसिस पे, कोई चारों इक्वल है तो -1/m1 डेल्टा ए का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी इक्वल, क्योंकि चारों ही रेट बता रहे हैं किसका, रिएक्शन का, तो चारों की वैल्यू बराबर हुई, मैं चारों की वैल्यू बराबर रखी, तो 1/m2, ठीक है बेटा, इनटू आपके पास क्या हो गया, डेल्टा बी का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी इक्वल, प्लस में आ गया सी के बेसिस पर, तो 1/n1 इनटू डेल्टा सी का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी इक्वल, फिर प्लस लगाया 1/n2 इनटू डेल्टा डी का एक्टिव मास अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया बेटा, एक ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया। देखो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 प्लस में होने चाहिए थे, ये 2 आपस में इधर बीच में एरो, कुछ नहीं समझ में आया, क्यों कुछ नहीं हुआ बेटा, आप समझ में आया, क्योंकि आपने ए के बेसिस पर बताया तो पूरी रिएक्शन का रेट है, बी के बेसिस पर बताया तो पूरी रिएक्शन का रेट है, चारों ही पूरी रिएक्शन के रेट है, बस किसके बेसिस बदल रहे हैं, तो चारों की वैल्यू आपस में बराबर, तभी आपने देखा मैंने ए का लिखा इक्वल करके बी का लिखा, फिर सी और फिर डी, इसको बोलते हैं हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या लेके चलेंगे बेटा, वो न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, समझ में आ गया। चलो, तो ये आपको चीज लीजिए क्लियर हुई। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, हमारे पास क्या होता है, जो रेट होता है उसकी यूनिट भी कभी कभी पूछ लेता है ना, ये तो समझ में आ गया, ये कई न्यूमेरिकल में काम आ गया, न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब चलिए आप देखते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो रेट बराबर क्या होता है ना, चेंज इन द कंसेंट्रेशन, है ना, मतलब ये तो होता है ना डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यही तो रेट है हमारा भाई, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब रिएक्टेंट के बेसिस पर है तो माइनस हो जाएगा, उसमें प्लस, तो ये क्या है, कंसेंट्रेशन है ना, तो कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, आप मुझे बताओ भाई, कंसेंट्रेशन की टाइम की तो सेकंड होती है, आगे नहीं समझ में, तो आप बताओ रेट कंसेंट्रेशन की क्या होती है, यूनिट मोल पर लीटर, और इसकी क्या है, टाइम की सेकंड, है ना। अब आपको कुछ भी नहीं होता तो इसको भी 1 बनाओ, तो आपको सिखाया गया है, देखो मोल अपॉन लीटर, अपॉन में क्या आ गया आपके पास, है ना, सेकंड, कुछ भी नहीं तो 1, अब इसको क्रॉस करोगे तो ये यहाँ और यहाँ पहुंचेगा, तो रेट बराबर क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड में, वही पहले यहाँ पे आएगा, एक टर्म मैंने गाइड कर दी बस, ठीक है, नहीं ये आपकी टर्म क्या बन जाएगी, देखो मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड बन जाएगी। अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, इसका इनवर्स, ये सेकंड का इनवर्स, तो रेट की यूनिट क्या होगी बेटा आपकी, है ना, मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप इसको थोड़ा याद रखना, क्लियर है पॉइंट, ये कई जगह न्यूमेरिकल्स में हमारे फैक्टर काम आएगा। ठीक है, चलो आपको कुछ छोटी सी एक यूनिट है, मतलब न्यूमेरिकल, नेक्स्ट अपने उसमें क्या लेते हैं, एक न्यूमेरिकल भी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने यहाँ तक तो क्लियर हुआ, तो आपको रेट एक्सप्रेशन आ गया बेटा, रेट लॉ नहीं अभी लिया मैंने। अब सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं क्या करूँगा, इसका एक न्यूमेरिकल लूँगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।